नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। कल हमने मुगलकालीन स्थापत्य शुरू किया था और उसमें हमने मुगलकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की। उसके बाद अपन ने बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर की प्रमुख जो भी स्थापत्य में देन थी मुगलकालीन भारत में, उन देन को डिस्कस किया। आज जो है अपन जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यानी कि लगभग आज पूरा मुगल स्थापत्य अपन यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपन फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जहांगीर के समय में क्या क्या स्थापत्य शुरू हुआ, तो जहांगीर के समय में आप देखोगे ना, तो ज्यादातर जो स्थापत्य है वो मकबरों के रूप में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, जहांगीर ने ज्यादातर मकबरे बनाए या फिर कुछ बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि एक तो सबसे फेमस जो बिल्डिंग बनी जहांगीर के समय में वो बनी अपने अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये अपने आगरा के आसपास ही है, लेकिन सिकंदरा में है ना। सिकंदरा और बहिस्ताबाद भी इसको कहते हैं। ठीक है, सिकंदरा में, बहिस्ताबाद में जो है अपने अकबर का मकबरा स्थित है। सबसे पहला प्रश्न तो आपके यही बनता है, इसकी योजना जो है खुद अकबर ने निर्माण करी थी। योजना खुद अकबर ने बनाई, अकबर के दिमाग की देन है, लेकिन इसका निर्माण जो है अंततः वो जहांगीर द्वारा किया गया। तो ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब इसका डिजाइन देख लो, इसकी वास्तुकला देख लो। वास्तुकला में इसमें पहली बार जो है आप देखोगे कि ये जो अकबर का जो मकबरा है वो पिरामिड आकार का मकबरा है। ठीक है, जिस प्रकार से नॉर्मली जो मुगलों के मकबरे बनते हैं ना, उनमें एक गुंबद होता है। ठीक है, यहां पर जो है पहली बार पिरामिड का यूज किया गया है, गुंबद का प्रयोग नहीं किया है अकबर ने। ठीक है, तो ये पहला जो ऐसा मकबरा है अपने मुगलकालीन भारत का जिसमें गुंबद विहीन मकबरा है। गुंबद का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया गया है? पिरामिड आकार का। ठीक है, तो तिकोना है मकबरा, पिरामिड आकार का मकबरा है। ठीक है, इसके चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई है। ठीक है, एक तरफ जो सबसे पहले जो है ना मीनारे बनाने का श्रेय भी इसमें इसी मकबरे में जाता है कि सबसे पहले अगर कहीं पर मीनारें बनी है तो वो कहां बनी है? अपने अपने अकबर वाले मकबरे में बनी है। फिर ये जो है जिस प्रकार से अपन ने कल देखा हुमायूं का मकबरा, 4 बाग शैली, यहां पर जो है एक बाग में मकबरा तैयार है। ठीक है, ये मकबरा है और एक बाग शैली पर बना हुआ है पूरा मकबरा। ठीक है, ये जो मकबरा है इसकी जो डिजाइन है वो बौद्ध शैली से जो है इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि ये बौद्ध शैली से प्रभावित है। फिर इसमें जो मीनारें बनी हुई है, इन मीनारों में संगमरमर का प्रयोग किया गया है ना। सफेद संगमरमर का प्रयोग किसमें किया गया है? इनमें जो चारों तरफ मीनारें। तो ठीक है, इसमें फैक्टर क्या क्या, फैक्ट्स आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे? एक तो पूछा जाएगा कि ये एकमात्र जो मकबरा है वो पिरामिड आकार का मकबरा है, गुंबद आकार का मकबरा नहीं है। फिर सबसे पहले मीनारें कहां रखी गई है? वो यहीं रखी गई है। मीनारों में क्या लगा हुआ है? सफेद संगमरमर लगा हुआ है। फिर ये बौद्ध शैली का है। ठीक है, नॉर्मली जो मकबरे हैं वो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये बौद्ध शैली का मकबरा है। फिर इसका मुंह, सबसे इसकी जो यूनिक फीचर जो इसको बनाता है, इसका मुंह जो है मक्का की साइड नहीं खुल के पूर्व की ओर खुलता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, क्या है कि इसका मुंह जो है ना मकबरे का, इसका जो मुंह है वो नॉर्मली जो मकबरे होते थे उस समय मुगलकालीन या पूर्व सल्तनत काल में जितने भी मकबरे थे उन सबका मुंह कहां खुल रहा है? मक्का मदीना की साइड। ठीक है, लेकिन इसका मुंह किधर खुल रहा है? मक्का मदीना की साइड नहीं खुल रहा है, वो पूर्व की साइड खुल रहा है। ठीक है, तो ये अपने अकबर के मकबरे में यही चीजें पूछी जाती है आपको एग्जाम में। फिर यही अकबर के मकबरे के पास ही एक हरखा भाई का मकबरा है ना, वो भी यही है, जिसको जोधाबाई, मरियम उज जमानी कुछ भी हो, ये सारे जो मकबरा है वो उसके जस्ट बगल में, ध्यान रख लेना। फिर एतमादुद्दौला या गयास बेग का मकबरा। ठीक है, ये भी अपने आगरा में स्थित है ना। एतमादुद्दौला या गयास बेग जो है अपने नूरजहां जो हुआ करती थी जहांगीर की वाइफ, उनके पिताजी हैं। ठीक है, पर्शिया के। तो इनकी जो पूरा मकबरा है उसमें जो है पर्शिया का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, यानी कि ईरानी शैली में निर्मित है ये मकबरा। किस शैली में है? ईरानी शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नूरजहां ने बनाया। किसने बनाया? नूरजहां ने बनाया। अस्मत बानो बेगम की कब्र भी यही है। अस्मत बानो या अस्मत बेगम जो इत्र बनाने की कला में निपुण थी, वो इनकी पत्नी थी एतमादुद्दौला की, जिसको गयास बेग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है अपने कहां पे अवस्थित है? ये अपने आगरा में अवस्थित है। ये गयास बेग का मकबरा या एतमादुद्दौला का मकबरा। अब ये ऐसी पहली मुगलकालीन इमारत है जो पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? पूरा जो स्ट्रक्चर है ना इसका इमारत का, वो किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, यहां पर जो है सब पित्रादूरा का प्रयोग मिलता है। ऐसी पहली इमारत है जहां पर मुगलकालीन इमारत जहां पर पित्रादूरा का प्रयोग मिलता है। वो कौन सी इमारत है? वो अपने ये एतमादुद्दौला या गयास बेग के मकबरे में। अब पित्रादूरा समझ लो थोड़ी सी। ठीक है, पित्रादूरा क्या होती है? पित्रादूरा में क्या होता है, देखो आप ध्यान से समझना इसको। ये वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, एक पत्थर है, उस पर कुछ रंगीन पत्थरों से कुछ कलाकृतियां खोदी खोदी जाती है।
मान लो ये फूल पत्ती बना के ये रंगीन पत्थरों से कुछ कलाकृतियां बना दी, ठीक है। ये एक व्हाइट पत्थर है, मान लो संगमरमर का पत्थर है। इस संगमरमर पत्थर पे चारों तरफ जो बीच में कुछ कलाकृतियां बनाई जाती है विभिन्न रंगीन पत्थरों से, ठीक है, नीले हरे सारे टाइप के जो पत्थरों से कुछ कलाकृतियां बनाई जाती है, तो इस शैली को बोलते हैं अपन पित्रादुरा शैली। क्या बोलते हैं? पित्रादुरा शैली। ताजमहल में भी आपको बहुत व्यापक तरीके से पित्रादुरा शैली का उपयोग मिलेगा। तो ये मुगल काल की पहली बिल्डिंग है जहां पर पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि संगमरमर से निर्मित पूर्णतया, क्योंकि पूरी तरह से एतमादुद्दौला का मकबरा किससे निर्मित है? संगमरमर से। और दूसरा, पित्रादुरा का व्यापक प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और ये ऐसी पहली बिल्डिंग है जहां पर पित्रादुरा का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? एतमादुद्दौला का मकबरा। ये दोनों ध्यान रख लेना। हालांकि एक चीज मैं डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूं, आपके बट एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के हिसाब से ठीक है, लेकिन संगमरमर से बना हुआ मुगल काल से भी पहले संगमरमर से बना हुआ पूरा मकबरा था मांडू के हुसैन शाह का, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, नॉर्मल ध्यान रख लेना, बट आपके एग्जाम में तो ये एतमादुद्दौला का ही पूछा जाएगा। पित्रादुरा का प्रयोग भी इसमें नहीं हुआ एतमादुद्दौला के मकबरे में। इससे पहले उदयपुर में गोलमंडल में 1600 एडी में ही जो है एक बिल्डिंग में, जो गोलमंडल है ना उदयपुर में, उसमें जो है पित्रादुरा का प्रयोग देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। तो पर आप ध्यान रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यही पूछे जाएंगे दोनों चीजें, ठीक है। कि पहली बात संगमरमर से निर्मित पूर्ण निर्मित इमारत जो है वो है अपनी एतमादुद्दौला का मकबरा, और पित्रादुरा का भी पहली बार प्रयोग कहां हुआ है? एतमादुद्दौला के मकबरे में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अनारकली का मकबरा। अनारकली का मकबरा अपने लाहौर में है, ठीक है। अनारकली की जो दंत कथा है ना, क्योंकि ज्यादातर इतिहास के पृष्ठों में जो है अनारकली की कथा नहीं मिलती है, लेकिन इसकी दंत कथा का जो प्रयोग है, सबसे पहले जो है दंत कथा को लोकप्रिय किया था विलियम फिंच ने, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना। बाकी अनारकली का जो मकबरा है वो लाहौर में है, और लाहौर वाले जो मकबरे में जहांगीर ने एक बात लिखवाई थी कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन अल्लाह को धन्यवाद देता। ये बात है। वैसे आपसे पूछा सिर्फ इतना जाएगा कि अनारकली का मकबरा कहां पर अवस्थित है? वो अपने लाहौर में अवस्थित है, ठीक है। फिर आप देखो अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा भी यहाँ पे बनाया गया था दिल्ली में उस समय, ठीक है। तो ये सब जहांगीर के समय के मकबरे हैं, है ना। तो देखो आप अकबर का मकबरा बना दिया, हरकाबाई का मकबरा बना दिया, एतमादुद्दौला का मकबरा बना दिया, अनारकली का बना दिया, अब्दुल रहीम खाना का बना दिया, और एक जहांगीर का मकबरा भी बनेगा अपने लाहौर में, ठीक है। तो जहांगीर का मकबरे का जो है ना सारा काम भी कौन बना के गया है? पूरी तरह से अपना जहांगीर ही सेट करके गया है। लेकिन जो उसकी थोड़ी सी अंतिम जो डिजाइन थी, अंतिम जो कुछ चीजें बनाई थी, तो वो नूरजहां द्वारा निर्मित कराई गई थी। तो ध्यान रख लेना, नूरजहां जो है ये रावी तट पर है। वैसे जहांगीर का मकबरा रावी के तट पर शाहजरा में अवस्थित है, और इसकी योजना जहांगीर ने बनाई है, और इसको पूर्ण जो है नूरजहां द्वारा करवाया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। नूरजहां का भी मकबरा यहीं पर है, ठीक है। तो इसके साथ ही दफनाया गया था, जहांगीर के साथ ही नूरजहां को दफनाया गया था। तो ये चीजें ध्यान रखना है। लाहौर की दो बिल्डिंगें भी फेमस है जो जहांगीर द्वारा बनाई गई थी, उन दोनों बिल्डिंग का नाम भी याद रख लेना। कि लाहौर की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? क्योंकि मोती मस्जिद बहुत सारी आएगी, एक औरंगजेब ने बनाई है मोती मस्जिद दिल्ली में, ठीक है। लाहौर वाली मोती जो मस्जिद है ना, वो बनाएगा कौन? अपना जहांगीर, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आगरा में मोती मस्जिद है जो शाहजहां ने बनाई है, तो लाहौर वाली मोती मस्जिद बना रहा है कौन? जहांगीर। शाहजहां के समय में बनेगी जो आगरा में मोती मस्जिद, और औरंगजेब के समय में बनेगी मोती मस्जिद कहां पे? दिल्ली में। तो ये ध्यान रख लेना, तीनों चीजें महत्वपूर्ण है। फिर अपने लाहौर में एक जहांगीर का किला भी है, जिसका जो वास्तुविद है या वास्तुकार है वो था अमीर मामूर खां, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जहांगीर किला भी अपने कहां पे मिलता है? अपने को लाहौर में मिलता है, और उस जहांगीर किले को की जो वास्तुकला है वो जो है अमीर मामूर खां ने तैयार करी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद कुछ इसको सबसे ज्यादा शौक शौक था बाग निर्माण का, बाग बनाने का शौक था मुगलों को सबको, ठीक है। तो इसने कुछ बाग बनाए। तो जब इनका जो मकबरा है ना लाहौर में, तो इन्होंने जब शुरू में आप देखोगे तो श्रीनगर में दो बाग बनाएगा जहांगीर। कौन कौन सा? एक तो निशात बाग है, एक शालीमार बाग है। तो ध्यान रख लेना, दो बाग कश्मीर में बनाएगा श्रीनगर में, एक तो निशात बाग और एक शालीमार बाग। दोनों महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो निशात बाग और शालीमार बाग किसकी देन है? जहांगीर की देन है। तो जब इनको इसका जो साला हुआ करता था उस समय आसफ खां को पता चलता है कि अपने जीजा जी को पसंद है बाग, ठीक है। तो उन्होंने जो है आसफ खान ने, जो नूरजहां का भाई हुआ करता था, आसफ खान ने जो है निशात बाग लगाया था इनके मकबरे में, लाहौर वाले मकबरे में, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि निशात बाग जो है वो लाहौर में जो निशात बाग है वो आसफ खान ने लगवाया था उनके भाई ने, और कश्मीर का निशात बाग और शालीमार बाग वो किसने बनवाया था? अपने जहांगीर ने। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर कई बार।
ठीक है, तो जहांगीर में इतना ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर शाहजहां के स्थापत्य में देखते हैं, तो शाहजहां का स्थापत्य जो है भारतीय वास्तुकला का इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। क्या कहलाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, वास्तुकला के इतिहास का। और ये बात किसने कही है? एल श्रीवास्तव या आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वास्तुकला के इतिहास का स्वर्ण युग शाहजहां कालीन स्थापत्य को किसने कहा है? वो कहा है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। ध्यान रख लेना, ये खुद महान निर्माता था। श्वेत संगमरमर का इसने व्यापक प्रयोग किया है, ठीक है। तो व्यापक प्रयोग करने वाला श्वेत संगमरमर का प्रयोग जहांगीर ने शुरू कर दिया था। देखो आप एक पैटर्न समझना, अकबर ने लाल पत्थरों का भरपूर प्रयोग किया है, जहांगीर ने लाल पत्थरों का भी प्रयोग किया है, प्लस थोड़ा सा श्वेत संगमरमर का भी प्रयोग किया है। और शाहजहां की ज्यादातर जो बिल्डिंग है उनमें आपको सब जगह क्या नजर आएगा? श्वेत संगमरमर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना, है ना। हालांकि लाल किला वगैरह में लाल पत्थरों का भी यूज है, लेकिन अधिकतर जो बिल्डिंग है शाहजहां के समय की वो श्वेत संगमरमर में आपको मिलेगी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि इसने क्या किया। सबसे पहले आते ही इसने एक डिपार्टमेंट ही बनाया अपना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जैसे होता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसमें क्या करेगा? सार्वजनिक निर्माण कार्य कराएगा। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी किसने? शाहजहां ने। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका काल ही क्या है? वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण युग है। तो जब स्वर्ण युग है तो कैसे है? क्योंकि इसने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। अब उसका काम ही यही है डिपार्टमेंट का कि वो ज्यादा से ज्यादा वास्तुकला पर जो है कार्य करे, ठीक है। तो इसलिए क्या किया इसने? वास्तुकला के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर दी। अब इसमें जो है ना, शाहजहां के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं में 3 चीजें पूछी जाती है। एक तो शाहजहां ने क्या किया? पित्राधुरा का पूर्णतः विकास किया। मैंने समझाया पित्राधुरा क्या होती है। तो पित्राधुरा जो आर्ट थी ना, आर्ट फॉर्म, उसका पूरी तरह से विकास करने का श्रेय किसको जाता है? अपने शाहजहां को जाता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि नोकदार मेहराब, ठीक है। नोकदार मेहराब जो है ये भी इन्हीं की देन है। मेहराब क्या होते हैं? अपने मेहराब होते हैं, इस तरीके से बनते हैं, लेकिन इसके जो मेहराब है वो नोकदार है ऐसे, ठीक है। तो नोकदार मेहराबों का जो प्रयोग है, जैसे मेहराब जो होता है ना बेसिकली आर्क शेप में होता है, और इसमें जो नोक निकल जाती है ना, तो ये है नोकदार मेहराब। तो अपने शाहजहां की देन है, ध्यान रख लेना। तो नोकदार मेहराब किसकी देन है? अपने शाहजहां की। इनको नौ दंताकार भी कहते हैं, नौ दंताकार मेहराब भी कहते हैं, ठीक है। फिर नक्काशी युक्त पर्णिल मेहराब भी जो है इसी की देन है ना। जो पर्ण के पत्ते के समान जो मेहराब होते हैं ना, इस तरीके से, ये जैसे ये भी तो पत्ते के समान ही है एक तरीके से मेहराब, ये पर्णिल मेहराब है, ठीक है। ये है ये आर्किटेक्चर जो है ना, ये पर्णिल मेहराब का है। तो ये नक्काशी युक्त होता है, इसमें जो है काफी अच्छी अच्छी डिजाइन है, नक्काशी की जाती है इसमें, ठीक है। तो ये नक्काशी युक्त या पर्णिल मेहराब जो है इसी की देन है। तो 3 चीजें ध्यान रख लेना, पित्राधुरा का पूरी तरह से विकास करेगा ये, नोकदार मेहराब ऐसे बनाएगा, और पर्णदार जो मेहराब है या जिसको नक्काशी युक्त मेहराब है वो जो है वो भी इसी की देन है। तो तीनों चीजें ध्यान रख लेना शाहजहां की। फिर अपन देखते हैं शाहजहां ने ज्यादातर जो कार्य किया है वो 3 जगह पे किया है, ठीक है। सिर्फ लाहौर का, अगर लाहौर दुर्ग छोड़ दे तो उसके अलावा शाहजहां ने काम जो है ना आगरा में और दिल्ली में किया है। दिल्ली में तो एक शहर ही बसा दिया शाहजहांबाद नाम से, ठीक है। तो आगरा जो है इनकी पहले की राजधानी हुआ करती थी। तो आगरा में इसने क्या क्या काम करवाया? आगरा में इसने ज्यादातर जो लाल पत्थर की इमारतें थी उनमें से लाल पत्थर हटवा के क्या कर दिया? संगमरमर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो लाल पत्थर की जगह क्या कर दिया? संगमरमर का प्रयोग शुरू कर दिया। फिर इसकी कुछ बिल्डिंगें हैं जो आगरा के किले में है। कौन कौन सी है? दीवाने आम है, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, मुसम्मन बुर्ज है जिसको शाह बुर्ज कहा जाता है, ठीक है। जहां पर ही अंतिम समय इसका निकला था वहां पे ही जो है ताजमहल को झांक कर देखा करता था शाहजहां खुद, ठीक है। फिर एक खास महल है जो जरों का दर्शन के लिए था, और एक है आगरा की जामा मस्जिद, ठीक है। तो आगरा की जामा मस्जिद, ये 10 अपने लगभग जो मेन 5-7 बिल्डिंग है वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है आगरा की, अपने आगरा शहर की, वो है ताजमहल। वो भी किसने बनाई है? शाहजहां ने। तो शाहजहां की एक एक बिल्डिंग का फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। दीवाने आम जो है 1628 में बनाता है। आगरा दुर्ग की पहली इमारत है, क्या है? आगरा दुर्ग की पहली अगर कोई इमारत, पहली संगमरमर की कोई इमारत है ना, तो वो कौन सी? अपनी दीवाने आम, ठीक है। दीवाने आम मतलब आम लोगों की सभा बुलाई जाती है जहां पर बैठ के जो है न्याय करेगा कौन? शाहजहां अपना खुद, ठीक है। वहां पर ही क्या रखा हुआ है? तख्ते ताऊस रखा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है तख्ते ताऊस। मतलब तख्ते ताऊस मतलब उसका तख्त, राज सिंहासन, है ना, उसको मयूर सिंहासन भी बोला जाता है। तो राज सिंहासन, मयूर सिंहासन बहुत फेमस था। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे तख्ते ताऊस के बारे में, मैंने अच्छे से डिटेल में कर रखा है और उससे प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे, है ना। तो ध्यान रख लेना, शुरुआत में जो तख्ते ताऊस है वो कहां रखा गया है? आगरा के दीवाने आम में, ठीक है। बाद में जो है इसी पर बैठकर जो है वो न्याय करता था अपना शाहजहां, ठीक है। बाद में जो है तख्ते ताऊस कहां शिफ्ट हो जाएगा? अपने दिल्ली में। जब राजधानी दिल्ली बन जाएगी शाहजहांबाद में, तो वहां पर शिफ्ट हो जाएगा कौन? तख्ते ताऊस दीवाने आम दिल्ली में, ठीक है। ध्यान रख लेना। फिर दीवाने खास था, खास लोगों के लिए, आम तो आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए।
तो खास लोग आएंगे, 1637 में बनेगा। और खास लोग मतलब जो गुप्त, जो इनके मेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे ना, जो मुख्यमंत्री है या मुख्य दरबारी हुआ करते थे, उनको सबको बैठकर एक बैठक की जाती थी, है ना, गुप्त मंत्रणाएं होती थी। तो ये दीवाने खास में होती थी सारी चीजें। फिर मोती मस्जिद जो है, मैंने बताया था 1654 में मोती मस्जिद बनाई थी इसने आगरा में, और आगरा में जहां आरा के सम्मान में मोती मस्जिद बनेगी, जहां आरा इसकी सबसे प्रिय पुत्री थी। तो शाहजहां की सबसे प्रिय पुत्री जो अंतिम समय तक भी शाहजहां के साथ रहेगी, वो थी इसकी जहां आरा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना इसका नाम भी। तो जहां आरा के सम्मान में जो है इसने मोती मस्जिद बनाई थी 1654 में, और पूर्णतया संगमरमर से निर्मित है ये मोती मस्जिद। और आगरा दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत अगर कोई बोला जाएगा ना, तो आगरा दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? वहां की मोती मस्जिद। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आगरा दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत कौन सी हो गई? मोती मस्जिद। फिर मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज, मैंने बताया आपको कि ताजमहल को वहीं बैठ के निहारा करता था। शाह बुर्ज एक तरीके से 6 मंजिली इमारत है, जहां से जो है शाही आदेश जारी करेगा वो, शाह बुर्ज से शाही आदेश जारी करेगा, तो शाह बुर्ज या मुसम्मन बुर्ज भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो मुसम्मन बुर्ज ये भी अपने आगरा के किले में ही है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं वहां पर और भी बहुत सारी बिल्डिंग है। खास महल है, जहां पे झरों का दर्शन दिया करता था नूर, अपने अपनी जो बेगम है उसके साथ क्या गया, झरों का दर्शन दिया करता था। कौन? अपना शाहजहां। ठीक है, फिर अंगूरी बाग, मच्छी मस्जिद, मच्छी भवन, शीश महल, नगीना मस्जिद, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अपने शाहजहां की स्थापत्य के महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आगरा में नगीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था आगरा में नगीना मस्जिद का निर्माण? शाहजहां ने। तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नगीना मस्जिद है। शीश महल का निर्माण भी इसी ने करवाया है ना। आगरा में एक जामा मस्जिद है, जो जामा मस्जिद है ना आगरा में, वो इसकी जो पुत्री थी ना जहां आरा, उसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, वो बहुत भव्य मस्जिद है आगरा की जामा मस्जिद। मस्जिद जहांनामा भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसने बना रही है? कौन बना रही है? जहां आरा बना रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया? मस्जिद है जहांनामा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, मस्जिद है जहांनामा या आगरा की जामा मस्जिद। 3 गुंबद है इसमें, और ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया है। ट्यूडर मेहराब मैंने कल आपको बताना भूल गया। ट्यूडर क्या होता है? ये यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी है। सॉरी, यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे पर्निल मेहराब होता है ना, अभी मैंने बताया था पत्ते के समान मेहराब, है ना, ये मेहराब है, ये पत्ते के समान मेहराब है। ये तो हो गया पर्निल मेहराब। ठीक है, ट्यूडर मेहराब भी लगभग इसके जैसा ही होता है, सेम, लेकिन इसमें क्या है, कोण होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे एक कोण ये हो गया, फिर एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, इस तरीके से जो चलता है ना मेहराब, ये मेहराब की जो शैली है ना, वो है ट्यूडर मेहराब। लेकिन ये यूरोप से आई हुई मेहराब, मतलब इंग्लैंड में इसी तरीके की आर्किटेक्चर बनती थी। तो यूरोप से आई हुई जो है ये टेक्नोलॉजी है। आप इसको जो है ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान रख लेना कि ये ट्यूडर मेहराब की भी एक पद्धति हुआ करती थी उस समय। और ट्यूडर मेहराब का जो है या जो प्रयोग है वो अपने को आगरा की जामा मस्जिद में मिलता है देखने को। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप। तो ये अपने आगरा की सारी बिल्डिंग हो गई कंप्लीट। फिर दिल्ली में भी, सॉरी, ताजमहल रह गया, सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग तो यही गई। ठीक है, ताजमहल जो है इनकी पत्नी थी मुमताज महल, उसकी याद में बनाया गया है। ठीक है, 1631 में बनाना शुरू करेगा, 1653 तक बनेगी। 22 साल लग जाएंगे, 9 करोड़ रुपया खर्च होगा। कितने साल? 22 साल लगेंगे, और लगभग 9 करोड़ का खर्चा हो जाएगा इसमें। इसके जो वास्तुकार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, है ना। ज्यादातर अपने भारतीय इतिहासकार तो इसके वास्तुकार मानते हैं अहमद लाहौरी को। ठीक है, किसको मानते हैं? अहमद लाहौरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अहमद लाहौरी, जिसको नादिर उल असरार की जो है उपाधि भी दी गई थी, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। कौन था? अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी था इसका प्रमुख वास्तुकार। ठीक है, लेकिन कुछ यूरोपीय जो इतिहासकार है वो अहमद लाहौरी को नहीं मान के किसको मानते हैं? जेरेमियो बेरेनियो को। ठीक है, तो जेरेनिमो बेरेनियो जो है वेनिस का था, इटली का था। इसको जो है यहाँ का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है, किसके द्वारा? जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके द्वारा। ठीक है, फिर इसका जो प्रधान मिस्त्री है उसका नाम याद रखना, उस्ताद ईसा खां। ठीक है, वही था इसका प्रधान मिस्त्री। फिर सुलेखन का काम मैंने कल बताया था, सुलेखन क्या होता है। ठीक है, तो सुलेखन का काम जिसमें कुरान की आयतें, है ना, ज्यामिति, विभिन्न ज्यामिति आकृतियां बनाई जाती है और अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में सुलेखन से किया जाता है काम, वो सुलेखन का काम है। और अमान खान सिराजी थे, अमान खान सिराजी ने यहाँ पर सुलेखन का कार्य किया था, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ये जो है हुमायूं का, मैंने कहा था हुमायूं का मकबरे को अपन ने कहा था कि ताजमहल का पूर्वगामी है, तो इसको हुमायूं मकबरे से प्रेरणा लेते हुए माना जाता है कि इसकी जो प्रेरणा है वो हुमायूं के मकबरे को देख के ली गई है। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे से इसकी प्रेरणा ली गई है। गुंबद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? अपने तुर्की के थे इस्माइल अफरीदी। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रख लेना कि जो ताजमहल का जो गुंबद है, ऊपर गुंबद वाला हिस्सा है, वो किसने बनवाया था? इस्माइल अफरीदी ने बनाया था, तुर्की वाले ने। इसकी जो पच्चीकारी है उसका काम करेगा अपने कन्नौज का एक कारीगर, जिसका नाम था मोहन सिंह। क्या नाम था? मोहन सिंह। मोहन सिंह ने यहाँ के पच्चीकारी का कार्य किया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे इवांस का प्रयोग किया गया है।
ईवान मतलब होता है एक तरीके से स्तंभ, जो अपनी पुरानी शैली है ना स्तंभ, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ईवान बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो किसी भी आकार या योजना में स्तंभीय रचना का जो कार्य होता है उसको बोलते हैं अपन ईवांस या ईवान, है ना, कभी कभी ये शब्द आ जाता है। तो ईवान का प्रयोग भी अपने कहां पे मिलता है, अपने को ताजमहल में मिलता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि हेवल ने जो है इसको जो है भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। तो किसने कहा है, हेवल ने कहा है भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा। और इस हेवल ने इसको कहा है कि स्थापत्य से नहीं, ताजमहल जो है स्थापत्य की रचना नहीं है ये, जबकि मूर्ति कला की रचना है, ठीक है। यहाँ पर मूर्ति कला इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हेवल ने इसको स्थापत्य से नहीं मूर्ति कला से संबंधित जो है आर्किटेक्चर माना है, ध्यान रख लेना। और इसी ने जो है हेवल ने कहा है कि ये भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, ठीक है। तो आप ये देख लोगे ताजमहल। अब दिल्ली वाले प्रमुख इमारतों के बारे में अगर अपन देखें तो दिल्ली में शाहजहां जो खुद शाहजहां ने खुद ने बसाई है ये बस्ती। तो दिल्ली में शाहजहानाबाद जिसको बोलते हैं अपन, वो जो है वो इन्हीं की देन है, शाहजहां की देन है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि 1638 से लेकर 48 10 साल लग जाएंगे इसको शाहजहानाबाद बनाने में। शाहजहानाबाद 10 साल में बनेगा और 10 साल में जब ही बन के तैयार हो जाएगा 1648 में, तो 1648 में राजधानी आगरा से ट्रांसफर करके कहां ले जाएगा, पहले आगरा में है राजधानी, इसको ट्रांसफर करके कहां ले गया 1648 में अपने शाहजहानाबाद में, ठीक है। वहां पर जो है इसने कुछ बिल्डिंगें बनाई, वहां पर भी एक लाल किला बनाया सबसे पहले तो इन्होंने, ठीक है। और लाल किले में कुछ बिल्डिंगें बनाई। तो लाल किला जो है जिसको अपन किला मुबारक भी कहा जाता है ना। तो दिल्ली वाले लाल किले को किला मुबारक या भाग्यवान किला, है ना, क्या क्या बोला जाता है, या तो किला मुबारक और भाग्यवान किला भी बोला जाता है इसको। तो किला मुबारक और भाग्यवान किला जो है अपने लाल किले का दूसरा नाम है। इसके वास्तुकार का नाम है हामिद अहमद और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो लाहौरी दरवाजा है, लाहौर की साइड खुलता है इसलिए लाहौरी दरवाजा, ठीक है। इसके वास्तुकार का नाम याद रख लेना हामिद अहमद, ध्यान रख लेना हामिद अहमद इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें लाल किले में बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई, जैसे दीवाने आम, ठीक है। ये दीवाने आम इसी की तरह तर्ज पे बनाया गया है, आगरा वाले की तर्ज पे। दीवाने आम न्याय की तराजू रखी गई यहाँ पे यूरोपीय पैटर्न पे, ठीक है। तब तक यूरोपियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था शाहजहां के काल तक आते आते, ठीक है। तो न्याय की तराजू यूरोप की तर्ज पे जो है न्याय की तराजू रखी जाती है दीवाने आम में। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित चित्र भी वहां पर अपने को प्राप्त होते हैं, कहां पर, जो दिल्ली वाला दीवाने आम है उसमें, ठीक है। यहां पर ही जो है तख्ते ताउस रखा जाता है। तख्ते ताउस के बारे में मैंने बताया कि ये जो है 7 वर्षों में बना ये तख्ते ताउस। और बेबादल खां, इसका जो निर्माता था कौन था, बेबादल खां। और इसमें बहुत सारी जो महंगे महंगे जो हीरे जवाहरात सोने चांदी जितना भी था तो वो उसमें जो है इसमें लगा हुआ है उसमें, ठीक है। 7 सालों में बन रहा है ये। इसमें जो है अगल बगल में 2 मयूर रखे हुए हैं, अगल बगल में सोने के मयूर है, एकदम हीरे मोती से जड़े हुए मयूर, इसलिए इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मयूर सिंहासन। इसी को बोलते हैं तख्ते ताउस, ठीक है। पहले कहां रखा गया था, आगरा के दीवाने आम में, बाद में कहां ले जाया गया, दिल्ली के दीवाने आम में, ध्यान रख लेना। फिर 12 स्तंभ है इसमें, 12 स्तंभ। कोहिनूर वाला हीरा जो है मीर जुमला जो भेंट करेगा किसको, शाहजहां को मीर जुमला एक हीरा भेंट करेगा, बहुत बेशकीमती, है ना, कोहिनूर नाम से। तो कोहिनूर जो हीरा है वो भी इसमें लगाया गया था। और एक शाह अब्बास हुआ करते थे फारस के एक फेमस राजा शाह अब्बास। वो शाह अब्बास क्या है, जो जब शाह अब्बास सफावी से इनकी भेंट होती है, किसकी, जहांगीर की, इनके पिताजी की। तो जहांगीर से भेंट होती है तो उन्होंने जो है एक गिफ्ट के रूप में क्या दिया था, एक रूबी का पत्थर दिया था, बेशकीमती रूबी का पत्थर था। तो वो रूबी का पत्थर प्लस कोहिनूर हीरा, ऐसे 2 बड़े बड़े जो बहुत महंगे उस समय की तमाम जो दौलत थी उनसे बहुत ज्यादा महंगे थी ये चीजें, है ना। तो ये दोनों चीजें जो है किसमें लगाई गई थी, वो तख्ते ताउस में लगाई गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, बेबादल खां द्वारा बनवाया गया था और 7 वर्षों में बना था। अगल बगल में 2 मयूर सिंहासन है, 12 स्तंभ में है, 12 स्तंभ लगे हुए हैं उसमें तख्त में। फिर अपने शाह अब्बास का जो रूबी पत्थर और मीर जुमला द्वारा दिया गया कोहिनूर वाला हीरा, दोनों उसमें लगे हुए, तो ये ध्यान रख लेना। फिर दीवाने खास, है ना, दीवाने आम तो ये हो गया जिसमें तख्ते ताबूत लगा हुआ था, ये सब लाल किले की बिल्डिंग है। फिर दीवाने खास है जिसमें सबसे ज्यादा अलंकृत हो रखा था, है ना। तो और इसी में जो है शाहनामा एक फिरदौसी की रचना है बहुत फेमस, ठीक है। तो ये अपने जब गौर क्षेत्र में जो है गौरी का और इनका राज हुआ करता था ना अपने गजनी का, तो गजनी के शासन में जो है एक फिरदौसी नाम के एक कवि हुआ करते थे। फिरदौसी ने एक शाहनामा लिखा हुआ था। तो शाहनामा में एक लाइन लिखी हुई है जिसको अमीर खुसरो भी बाद में अपनी जो किताबें हैं उनमें कोट करता है, क्या, गर फिरदौस जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, ठीक है। अगर कहीं स्वर्ग है तो कहीं नहीं है, यही है, यही है, ठीक है। तो ये बात इसका ट्रांसलेशन है। तो ये दीवाने खास के लिए कही गई है। तो दीवाने खास में ये लाइन उकेरी गई है, सबसे ज्यादा अलंकृत जो है बिल्डिंग है अपने यहाँ की,
दिल्ली के शाहजहां, ये अपने लाल किले की अगर सबसे ज्यादा अलंकृत कोई बिल्डिंग है तो वो कौन सी है? दीवाने खास। और दीवाने खास में ये शाहनामा की ये लाइन लिखी हुई है, गर फिरदौस जमीयस हमीयस। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर रंगमहल भी एक बिल्डिंग है वहां की। तो रंगमहल एक तरीके से जो वहां की शाही महिलाएं हुआ करती थी उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जिसको जनाना खाना या शाही हरम बोल सकते हैं आप उसको, है ना। तो शाही हरम जो था वो था रंगमहल, और इसमें न्याय की देवी की मूर्ति थी। ठीक है, ये सब यूरोपीय प्रभाव देखो आप मुगल आर्किटेक्चर में। ये जो न्याय की देवी की मूर्ति है ये भी यूरोपीय प्रभाव है। अगर आप देखोगे ये अपने न्याय की तराजू का जो कॉन्सेप्ट है दीवाने आम में रखा हुआ, वो भी क्या है? यूरोपियन पैटर्न है। फिर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ट्यूडर मेहराब बताए थे, ट्यूडर मेहराब भी यूरोपियन देन है। ठीक है, तो प्रभाव पड़ रहा है भारत पर यूरोपीय, क्योंकि यूरोप के लोग आ रहे हैं भारत में। ठीक है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है यूरोप के लोगों का अपने आर्किटेक्चर पर भी। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि मोती महल यहाँ पर है। ठीक है, मोती मस्जिद तो कहाँ है? आगरा में। मोती महल कहाँ है? अपने दिल्ली में। ठीक है, मोती मस्जिद कहाँ कहाँ है? अपने ये लाहौर वाली मोती मस्जिद तो है अपने जहांगीर की, और अपने आगरा वाली मोती मस्जिद है अपने शाहजहां की, और यहाँ पे जो मोती महल बनाया गया है वो शाहजहां द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में। और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको मोती, है। दिल्ली की जो मोती मस्जिद है अपने कौन बनाएगा? औरंगजेब, ध्यान रखना। फिर आप देखोगे यहाँ पे मोती महल बनाया, हीरा महल बनाया, हीरा मोती महल दोनों बन गए, और नौबत खाना भी अपने दिल्ली में। ठीक है, तो लाल किला, लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती महल, हीरा महल और नौबत खाना, ये सब किसकी देन है? अपने शाहजहां की देन है। ठीक है, फिर आप देखोगे एक जामा मस्जिद भी है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली की एक जामा मस्जिद भी फेमस है। तो 1644 में लाल बलुआ पत्थर से, अब देखो अपन ने बात की थी ना कि शाहजहां की जितनी भी बिल्डिंगे देख रहे हो ना आप, सब जो है सफेद संगमरमर की बन रही है, लेकिन एक बिल्डिंग है जामा मस्जिद दिल्ली वाली, बहुत भव्य बिल्डिंग है, और भारत की शायद सबसे बड़ी मस्जिद भी यही है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो जामा मस्जिद है दिल्ली वाली, वो शाहजहां के टाइम में बनाई गई है, 1644 में बनाई गई है, और वहां पर एक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है ना। सफेद पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। वहां पर बहुत विशाल तो दरवाजा है, विशाल द्वार है, ऊंची मीनारें हैं, बहुत बड़ा गुंबद है, ये सब जो है वहां की देन है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर लाहौर में भी कुछ काम करवाया था शाहजहां ने, मैंने बताया था लाहौर दुर्ग का जो है उसमें कुछ बिल्डिंगें बनाई थी, दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह, ये सब जो बिल्डिंग है लाहौर दुर्ग की, वो किसने बनाई थी? अपने शाहजहां ने बनवाई थी। तो ये था अपना शाहजहां में इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, औरंगजेब में अगर बात करें तो औरंगजेब के समय जो है जो अपना वास्तुकला है या स्थापत्य है उसमें गिरावट आती है भयंकर, क्योंकि औरंगजेब का पूरा ध्यान कहाँ है? युद्ध और विभिन्न युद्ध अभियानों में इसका ध्यान है, साउथ को जीतने में लगा हुआ है, तो उसको टाइम ही नहीं मिला इन चीजों के लिए। ठीक है, तो इस वजह से औरंगजेब के समय में जो है यही बिल्डिंग आपको नजर आएगी, और ये बिल्डिंगें भी बहुत हल्की बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें जो है कोई मुगल कालीन भव्यता है जो पूरी तरह से उनका पतन हो चुका है, पूरी तरह से गौण हो चुकी है वो मुगल कालीन स्थापत्य। तो अपन देखते हैं, तो पहली बिल्डिंग है अपनी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद अपने दिल्ली है, लाल किले के पास ही है ना। पूरी तरीके से संगमरमर से बनी हुई है, क्योंकि अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाने के कार्य किया है यहाँ पे मोती मस्जिद में। तो पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है कौन सी? मोती मस्जिद अपने कहाँ की, किसकी है? औरंगजेब के समय की। ठीक है, एक बादशाही मंदिर भी, मस्जिद भी बनाई इसने, सॉरी, तो बादशाही मस्जिद लाहौर में बनाई फिदई खां द्वारा। ठीक है, इसी का गवर्नर हुआ करता था फिदई खां, उसके द्वारा जो है बादशाही मस्जिद बनाई गई थी लाहौर में। एक बीवी का मकबरा बना था इसके टाइम में 1679 में औरंगाबाद में। अगर औरंगजेब के आर्किटेक्चर में आपसे अगर कोई प्रश्न पूछेंगे ना, तो सबसे ज्यादा चांस है कि बीवी के मकबरे से प्रश्न पूछें, वेरी इंपॉर्टेंट। औरंगाबाद साउथ में अभियान कर रहा है, औरंगाबाद में पड़ा हुआ है, वहां पे ही जो है अपनी बीवी के लिए मकबरा बनाएगा, क्योंकि नॉर्थ में आने का टाइम है नहीं भाई के पास। ठीक है, तो 1679 में जो है औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनाया जाता है। बेगम रबिया दुर्रानी इसका नाम हुआ करता था, जिसको दिलरास बेगम भी बोलते थे। ठीक है, रबिया दुर्रानी का मकबरा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या करा? अपने पिताजी के ताजमहल की फुहर नकल करने की कोशिश करी, इसलिए इसको ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है ना। और इसको काला ताज भी कहा जाता है, दूसरा ताज भी कहा जाता है, और दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। किसके लिए बनाया? अपनी बेगम रबिया दुर्रानी के लिए। ठीक है, तो यही दो प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, कब बनाया था? 1679 में। ठीक है, फिर अपन देखते हैं उज्जैन में एक फतेहाबाद मस्जिद का भी निर्माण कराता है। लद्दाख में भी जो पहली मुगल मस्जिद है वो औरंगजेब के समय में बनाई गई है। ठीक है, तो यहां से औरंगजेब के स्थापत्य से सिर्फ इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि मुगलों का बाग का बहुत शौक था, मैंने कहा था मुगलों ने बाग और फव्वारों का बहुत अच्छा उपयोग किया है अपने बिल्डिंग आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो मुगलों के बाग जो है आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाबर के समय का मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं, वैसे मैंने बता दिया है आपको पहले, लेकिन आपको रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखना है। बाबर ने नूरे अफगान और नीलोफर दो बाग लगवाए थे। नीलोफर अपने धौलपुर में लगवाया था, नूरे अफगान अपने आगरा में लगवाया था।
जहांगीर के दोनों बाग शालीमार और निशात कहां पर लगे हुए हैं? श्रीनगर में। जहांगीर का जो एक शाला है आसफ का, वो निशात बाग कहां लगा रहा है? यहाँ के लाहौर, जहांगीर के मकबरे में, लाहौर में। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अकबर है, अकबर का भी एक अंगूरी बाग है आगरा में। ठीक है, अकबर ने भी आगरा में एक अंगूरी बाग लगवाया था। इसके बाद शाहजहां ने शालीमार बाग लगवाया लाहौर में, और चश्मे शाही है ना, चश्मा ए शाही या चश्मे शाही कहीं भी आ जाए तो चश्मे शाही श्रीनगर में किसने बनाया है? शाहजहां ने। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि जो शालीमार बाग है वो किसने बनाया था? शालीमार तो अपने जहांगीर ने बनाया था, लेकिन चश्मे शाही वो भी श्रीनगर में ही अपने, वो चश्मे शाही किसने बनाया? शाहजहां ने। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। औरंगजेब ने भी कुछ बाग का निर्माण कराया पिंजौर में। पिंजौर अपने वही हिमाचल प्रदेश और उस वाले रीजन में पड़ता है, अपना पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। तो पिंजौर में जो है एक औरंगजेब ने पिंजौर का बाग बनवाया। जेबुन्निसा ने सहार बुर्जी लाहौर में एक बाग बनाया था। जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री हुआ करती थी। जेबुन्निसा बहुत, जो औरंगजेब की सबसे प्रिय पुत्री थी ना, जिस प्रकार से शाहजहां की प्रिय पुत्री थी जहां आ रहा, उसी तरीके से औरंगजेब की प्रिय पुत्री थी कौन? जेबुन्निसा। तो जेबुन्निसा ने चाहर बुर्जी जो है अपने बाग लगवाया था। कहां पर? लाहौर में लगवाया था। ठीक है, तो इसी उद्यान और बागों की जो बागों का जो इनका जो मनपसंद कार्य हुआ करता था, इसी को देखते हुए वी स्मिथ ने कहा है कि उद्यान और बाग जो है भारत में मुगलों की देन है। ठीक है, किसने कहा है ये बात? वी स्मिथ ने कहा है। ठीक है, तो अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जहांगीर के समय में अकबर का मकबरा बना है, पिरामिड के आकार का गुंबद विहीन एकमात्र मकबरा है। सबसे पहले मीनारें अपने को यहीं पे देखने को मिलती है, और मीनारों में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। बौद्ध शैली का है ये, और इसका मुंह जो है मक्का की ओर न खुलकर कहां खुल रहा है? पूर्व की ओर खुल रहा है। सिकंदरा या बहिस्ता बाद में है। योजना खुद अकबर बनाता है, बाद में पूरी तरह से निर्माण जो है जहांगीर बनाएगा। फिर हरकाबाई का मकबरा इसी के बगल में है। एतमादुद्दौला गयास बेग का जो मकबरा है वो आगरा में है। नूरजहां ने ईरानी शैली में बनवाया था। अस्मत बानो की कब्र भी, इसकी माता की कब्र भी यही है। ऐसे मुगल काल की पहली बिल्डिंग है जहां पर संगमरमर का पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है पूरी बिल्डिंग, और पित्तरादूरा का व्यापक प्रयोग किया हुआ है। फिर अपन देखते हैं अनारकली का मकबरा लाहौर में जो है बनाया गया था। अब्दुल रहीम खान का मकबरा दिल्ली में था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनाया गया है, और लाहौर में रावी के तट पर बनाया गया है शाहदरा में। और योजना खुद जहांगीर बना रहे, और पूरा कौन करेगा? नूरजहां। ठीक है, लाहौर में दो बिल्डिंग और फेमस है, मोती मस्जिद और जहांगीर का किला। जहांगीर वाला किला जो है अमीर मामूर खां द्वारा बनवाया गया था। बाग के निर्माण की अगर अपन बात करें तो श्रीनगर में दो बाग लगवाता है जहांगीर, निशात बाग और शालीमार बाग। आसफ खां जो है निशात बाग लगवाता है कहां पे? जहांगीर के मकबरे के पास में। अगर शाहजहां की बिल्डिंग की बात करें अपन, तो शाहजहां ने तो स्वर्ण काल कहा ही जाता है शाहजहां के युग को स्थापत्य का। तो एल श्रीवास्तव ने कहा है श्वेत संगमरमर का व्यापक प्रयोग करेगा, पित्रादुरा का पूर्ण विकास होगा, नोकदार मेहराब का प्रयोग करेगा, नक्काशी युक्त या पर्णिल मेहराब का भी ये प्रयोग करेगा। पीडब्ल्यूडी एक नया डिपार्टमेंट बनाएगा खुद। ठीक है, आगरा में कुछ बिल्डिंगें बना रहा है, दिल्ली में कुछ बिल्डिंगें बना रहा है, और लाहौर दुर्ग में भी कुछ बिल्डिंगें बनाएगा। आगरा का जो बिल्डिंग है उसमें दीवाने आम में इसने क्या कराया था? तख्ते ताउस रखवाया था, है ना। और आगरा दुर्ग की पहली संगमरमर की इमारत भी कौन सी है? अपना दीवाने आम। फिर दीवाने खास बनाएगा जहां पे गुप्त मंत्रणाएं करेगा। मोती मस्जिद बनाएगा जहां आरा के सम्मान में, है ना, पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित थी। और आगरा दुर्ग की सबसे सुंदर इमारत जो है वो कौन सी? अपनी मोती मस्जिद। फिर अपन देखते हैं मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज 6 मंजिला, जहां से शाही आदेश जारी करे जाते हैं। खास महल या खास महल में झरों का दर्शन दिया जाता है। अंगूरी बाग, मच्छी मस्जिद या मच्छी भवन, फिर शीश महल, नगीना मस्जिद और आगरा की जामा मस्जिद, ये सारी जो रचनाएं हैं या संरचनाएं हैं किसके द्वारा बनाई जा रही है? अपने शाहजहां के द्वारा। ठीक है, जामा मस्जिद के बारे में, आगरा की जामा मस्जिद के बारे में ध्यान रख लेना कि इसका नाम है मस्जिद जहांनामा, और जहां आरा जो इसकी पुत्री थी उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और 3 गुंबद है यहाँ पर, और जो इसके जो इसमें जो है ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया है। फिर ताजमहल के बारे में देखा अपन ने कि मुमताज महल की याद में बनाया गया। 1531 से 53 लगभग 22 साल लग गए और 9 करोड़ रुपए खर्च हो गए। वास्तुकार था इसका अहमद लाहौरी। नादिरुल असरार की इसको उपाधि दी गई थी। ये जेरेनिमो बेरेनियो, ये जो है वेनिस का एक वास्तुकार था, जिसको बहुत सारे इतिहासकार है जो इसको क्या मानते हैं? ताजमहल का प्रमुख वास्तुकार। फिर प्रधान मिस्त्री था इसका उस्ताद ईसा खां। सुलेखन का काम किया था अमान खां सिराजी, और गुंबद का काम किया था इस्माइल अफरीदी तुर्की वाले ने। पच्चीकारी का काम किया था मोहन सिंह कन्नौज ने। ठीक है, फिर हुमायूं मकबरे से प्रेरणा ये लेता ही है, और इवांस का इसमें व्यापक प्रयोग किया गया है। हेवल ने इसको भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा है, प्लस स्थापत्य से नहीं, ये मूर्तिकला से संबंधित है, ये बात भी हेवल ने कही है इसके लिए। फिर आप देखोगे दिल्ली का जो दिल्ली में शाहजहानाबाद एक नगर बसाया 1638 से 48, 10 साल लग गए इसको बनने में। 48 में इसको राजधानी बना दिया। फिर लाल किला बनाएगा। लाल किले को जो है किला मुबारक या भाग्यवान किला भी कहा जाता है। इसका वास्तुकार रहता है हमीद
हमीद अहमद, और इसका जो प्रमुख प्रवेश द्वार है वो लाहौरी दरवाजा कहलाता है। इसमें कुछ बिल्डिंगें बनाई, दीवाने आम जो है जिस जहां पर न्याय की तराजू यूरोपीय पैटर्न पर लगवाई गई। साथ ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित कुछ चित्र भी वहां पर अपने को दिखते हैं। तख्ते ताउस जिसको बेबादल खां द्वारा 7 वर्षों में बनाया गया, जिसके अगल बगल में 2 मयूर सिंहासन है रत्न जड़ित, और 12 स्तंभ है। कोहिनूर मीर जुमला द्वारा दिया गया था। रूबी पत्थर अब्बास सफावी द्वारा जहांगीर को दिया गया था, ध्यान रखना, है ना। तो ये सब चीजें जो है तख्ते ताउस में लगी हुई थी। दीवाने खास जो है वो सबसे ज्यादा अलंकृत था। गर फिरदौस जमीयस्त हमीयस्त, ये शाहनामा की लाइनें यहीं पे लिखी हुई है। और रंग महल जो है जिसमें शाही हरम है, न्याय की देवी की मूर्ति दोनों जो है रंग महल में लगी हुई है। और दिल्ली वाले जो अपना लाल किले की बिल्डिंग है उसमें मोती महल, हीरा महल और नौबत खाना भी फेमस है। लाहौर वाले दुर्ग में अपने दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह फेमस है। जामा मस्जिद दिल्ली की भी इसी ने बनवाई थी 1644 में, लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और अगर इसके बारे में देखें औरंगजेब की स्थापत्य के बारे में, तो स्थापत्य कला में पतन हुआ और मोती मस्जिद बनाई, पर इसने पूरी तरह से संगमरमर की थी दिल्ली में। बादशाही मस्जिद बनाई लाहौर में फिदई खान द्वारा। बीवी का मकबरा 1679 में औरंगाबाद में बेगम रबिया दुर्रानी या दिलरास बानो बेगम की याद में स्मृति में बनाया गया, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल, काला ताज, दूसरा ताज या दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। इसके अलावा उज्जैन में फतेहाबाद मस्जिद और लद्दाख में इसकी पहली मस्जिद जो है इसका निर्माण भी औरंगजेब के समय में ही होता है। ठीक है, प्रमुख भाग को अपन ने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, ये था आज का अपना मुगल कालीन स्थापत्य का अंतिम लेक्चर। अब जो है अपना स्थापत्य कंप्लीट हो गया। अब मुगल काल की जो और भी चीजें बची हुई है बाकी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप हमारे बड़े बड़े लेक्चर्स इसी तरीके से देखते रहिए। कोशिश करते हैं और छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। अब मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ लेकिन आपके पास मटेरियल ही इतना ज्यादा है हिस्ट्री में, है ना, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ ज्यादा आपका मटेरियल छूटे, है ना। तो इस चक्कर में जो है अपने लेक्चर्स बड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जो है इस पे भी अपना उसी तरीके का प्रेम बरसाएं जिस तरीके से आपने राजस्थान के इतिहास वाले सेक्शन को जितना प्यार दिया है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।